अक्सर हम ये सोचते हैं किसी भी चीज को खरीदने से पहले कि हम उसे कैश में खरीदें या क्रेडिट में। मैं क्रेडिट बोल रहा हूं, इसका मतलब ये हो सकता है कि बैंक से पैसा लेके अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके आप उस चीज को खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। तो फाइनेंस हमें क्या सिखाता है इस वीडियो में हम देखेंगे और समझेंगे। काफी लर्निंग की ये वीडियो रहेगी और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एंड तक बने रहें, पूरी वीडियो को देखें और इससे आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। नेक्स्ट टाइम जो आप परचेज करेंगे तो एक बार आप जरूर सोचेंगे कि मैं कैश दूं या फिर क्रेडिट कार्ड। चलिए आगे मूव करते हैं। यहाँ एक कुछ लाइंस हैं, ये लाइंस अभी मैं पढ़ूंगा और आप बस इस चीज को सुनेंगे और धीरे धीरे एंड तक आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ये लाइंस है, यहाँ बोला जा रहा है कि व्हेन यू बोरो मनी एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट देन यू कैन अर्न ऑन मनी यू इन्वेस्ट, इट्स चीपर टू टेक लोन। इसको मैं ऐसा समझाता हूं आपको कि सपोज आपके पास 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, ठीक है, और अब आपको मान लेते हैं कोई फोन खरीदना है। आजकल तो फोन बहुत महंगे आ रहे हैं, तो 1 लाख रुपया पड़ा है और आप चाहते हैं मैं फोन खरीदना चाहता हूं पहले तो, ठीक है, और आपके पास दो ऑप्शन है, या उस 1 लाख रुपए से आप जाके सीधा अपना फोन खरीद दें अगर आपका इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जैसे लास्ट वीडियो में आपने देखा था, अगर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपको अभी चाहिए और अगर आपको लगता है उस फोन से आप कुछ बहुत ही जरूरी काम करेंगे तो आप उसको जाके आज ही अपने 1 लाख रुपया जो आपका कैश पड़ा उससे खरीद लीजिए। या दूसरा तरीका आपके दिमाग में ये आता है कि क्यों ना मैं EMIs बना लूं, क्यों ना क्रेडिट कार्ड पे बैंक के थ्रू ले लूं, खरीद लूं इसको, जिसको मैं क्रेडिट पे बोलता हूं। तो कौन सा बेस्ट रहेगा? यहां ये बात समझा रहा है कि अगर आप किसी चीज को बोरो कर रहे हैं और उसका जो ब्याज है, उसका जो ब्याज का रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो लोअर है, उस वैल्यू से मान लीजिए जो वैल्यू अगर आप बोरो कर रहे हो उसको मार्केट में निवेश करते जो उससे आपको रिटर्न आता, तो उससे अगर आपका ब्याज का दर कम है तो बेटर आप उस चीज को बोरो कर ले थ्रू फाइनेंस, क्योंकि वो लो रेट पे है। कहने का मतलब यह है वो 1 लाख रुपए जो आपके पास पड़ा था, अगर आप उसको कहीं मार्केट में लगाते, इन्वेस्ट करते, तो मान लेते हैं आपको 15% का वहां से CAGR एक मैंने बना लिया कि 15% आपको 3 साल में वो निकाल के दे रहा है, या फिर कहीं और निवेश करते, म्यूचुअल फंड्स में करते, स्टॉक मार्केट में कहीं भी करते, आपको जो ROI आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, वो आपको वहां से 15% हम मान लेते हैं उस 1 लाख रुपए से। वहीं अगर उस 1 लाख रुपए को आप कहीं से बोरो करते तो आपको उस पर 12% का ब्याज देना पड़ता। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखिए आपका जो ब्याज है वो 12% है, और अगर उस 1 लाख रुपए जो आपका कैश पड़ा उसको निवेश कर देंगे तो 15% आ रहा है। तो जो 12% है ये अपने आप में ये शो कर रहा है कि ये बेटर है कि आप इस चीज को फाइनेंस करा लें, क्योंकि आपकी उस 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करने पे आपको 15% आएगा। अगर उस 1 लाख को ब्लॉक करके आप अगर यहाँ पे परचेज कर लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उससे क्या होगा, 3% जो मुनाफा कमा सकते थे 12 से 15 के बीच का 3% वो खो देंगे, जिसको हम पढ़ेंगे आगे अपॉर्चुनिटी लॉस कहते हैं और स्पेंडिंग कैश, ठीक है। तो क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या आप कह सकते हो अपॉर्चुनिटी लॉस ही आपके लिए यहाँ पे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी पड़ती है आपको स्पेंडिंग कैश, यहाँ पे 3% आपको पड़ जाती, 3% के घाटे में आप चले जाते, क्योंकि अगर उस 1 लाख रुपए को आप बाजार में लगाते तो 15% कमाते, अपनी चीज में खरीद लेते तो 12% बचा लेते ब्याज, तो टोटल आपने 3% तो गवा दिया। तो यही बात कर रहा है, व्हेन यू बोरो मनी एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट देन यू कैन अर्न ऑन मनी यू इन्वेस्ट, इट्स चीपर टू टेक लोन। तो आप उस समय में क्रेडिट की तरफ मूव कर सकते हैं rather than buying something from your cash, ठीक है। आगे मूव करते हैं, लोन और इन्वेस्टेड अमाउंट। यहाँ एक सिचुएशन मैंने दी है, यहाँ आपको डिसाइड करना है कि आपको किसी चीज को परचेज करने के लिए लोन चाहिए या अपनी इन्वेस्टेड आपकी कोई वैल्यू उससे। जैसे सिमिलरली जैसे मैंने अभी आपको एक सिचुएशन बताई थी 1 लाख रुपए वाली, वही सिचुएशन काफी हद तक यहाँ पे आपको मिलेगी। आइए पढ़ते हैं इसको। I have a 1 lakh invested in an ultra liquid scheme of mutual fund। मैंने 1 लाख रुपए के अल्ट्रा लिक्विड की किसी म्यूचुअल फंड की स्कीम में डाला हुआ था, ठीक है। द फंड इज डिलीवरिंग CAGR ऑफ 6%, मतलब 6% के अराउंड कंपाउंडिंग मुझे वो ब्याज दे रहा है। और वहीं पे जो बैंक है वो लेंडिंग रेट का 5%, वो 5% की जो है लेंडिंग रेट पे मैं अगर उनसे बोरो करूं, पैसा मांगू उधार, तो 5% की लेंडिंग रेट पे दे रहे हैं। यहाँ देखिए 6% जो मेरा 1 लाख रुपया मुझे ब्याज दे रहा है, वही 1 लाख रुपया अगर मैं बैंक से उठाता तो 5% मुझे ब्याज देना पड़ता। तो अब मुझे 1 लाख रुपए का, जैसे मैंने बताया, फोन खरीदना, तो मैं क्या इन्वेस्ट करूं, इसमें क्या चूज करूं? अपनी इन्वेस्टेड वैल्यू को निकाल के, उस अल्ट्रा लिक्विड के पैसे को निकाल के वहां से फोन खरीद लूं, या उसको वहीं का वहीं लगा रहने दूं और 1 लाख रुपए बैंक से बोरो कर लूं। तो अब आप समझ चुके होंगे अब तक क्या आपको ऑप्शन चूज करना है। आइए देखते नीचे क्या है। द करेक्ट आंसर इज बोरो मनी, एग्जैक्टली, क्योंकि 6% अगर आप कमा रहे हैं बाहर से उसी 1 लाख रुपए पे, और अगर बोरो करते तो 5%,
तो काफी हद तक हमने आपको क्या समझाया था, अगर आपका बोरोइंग रेट जो कम जा रहा है एज इन्वेस्टेड से, तो आप उस केस में इट्स बेटर टू बोरो या इट्स बेटर टू मूव फ्रॉम अ क्रेडिट थिंक फ्रॉम अ क्रेडिट पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू. The correct answer is borrow money since the 1% interest that I foregone if I purchase the phone through my invested amount. Exactly, वहां 3% की बात हुई थी उस एग्जांपल में, यहाँ आप 1% foregone कर देते और इसी 1% को मैं opportunity cost बोलूंगा of spending cash. So it is better to choose to borrow and save that 1% opportunity amount. तो ये आप अब तक समझ चुके होंगे. ऐसे सिनेरियोस बहुत कम क्रिएट होते हैं जहां पे लैंडिंग रेट कम होता है, पर कई बार ऐसा होता है, जैसे अप्रैल में आपने देखा था मार्केट बहुत जो है एक तरीके से बियर फेज में थी, मार्केट बहुत गिरी पड़ी थी, बट वहां पे ऐसे कुछ स्टॉक्स थे जहां हमें उम्मीद थी कि वो स्टॉक्स आज मतलब अंडर वैल्यूड है, अपनी फेयर वैल्यू से बहुत कम पे, पर गोइंग फॉरवर्ड वहां पे एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ सकता है जैसे मार्केट बढ़ेगी. तो कई लोगों ने वहां पे देखा है अच्छा खासा डबल मुनाफा कमाया है, बट उसके साथ भी एक रिस्क फैक्टर एसोसिएट रहता है, डिपेंडिंग आपके कितनी नॉलेज है, आपको स्टॉक्स के बारे में कितना पता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में कितना पता है, तो वहां पे आप निवेश कर सकते हैं और वहां से आप मुनाफा कमा सकते हैं. कि बैंक से मैंने लाखों रुपए उठाया और मैंने उसके पर्टिकुलर मान लेते कोई भी स्टॉक किसी कंपनी के खरीद लिए और वो स्टॉक जो मैंने खरीदे उसमें मैंने मुनाफा बैंक के ब्याज से ज्यादा कमा लिया, तो वहां पे मैंने जो है एक तरीके से अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बचा ली. ठीक है, तो मुझे बैंक का ब्याज ज्यादा भारी नहीं पड़ा, बल्कि मैंने उससे जो है तो अपनी इनकम क्रिएट कर दी. आगे ये बात है कि सो एन अपॉर्चुनिस्ट, जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं वो हमेशा राइट टाइम का वेट करते हैं, राइट मूवमेंट का वेट करते हैं, भले अपने पैसे को निवेश करें या पैसे को बचाएं. पैसे को बचाना भी सही समय पे खत्म होने से बचाना भी एक तरीके का कमाना ही होता है. तो रिमेंबर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे होते 7% के हिसाब से, 10,000 इन्वेस्ट करे होते 7% की कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट की अगर मैं बात करूं CAGR के हिसाब से, तो मान सकते हैं कि वो 10 साल में वो 10,000 रुपए दोगुने हो जाते हैं. कितने? दोगुने, 2 टाइम्स. मतलब आप 10,000 रुपए अगर कहीं 7% के हिसाब से डाल रहे हैं तो 10 सालों में वो चीजें पैसे जो है डबल हो जाएंगे. अगर वो 30 साल तक आपने निवेश कर रखा है तो वो 7 गुना तक हो सकते हैं, अगर वो कंसिस्टेंट 7% के CAGR पे आपको इन्वेस्टमेंट जो है रिटर्न दे रही है. तो अपने आप में सोचिए, जो आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, मान लीजिए 10,000 रुपए आज की डेट में हो सकता है किसी के लिए कुछ ज्यादा वैल्यू ना रखते हो, पर वही 10,000 रुपए आपने किसी ऐसे फंड में डाले हो जो मरी हालत में भी 7% का रिटर्न दे रहा होता, तो क्या होता? आज सोचिए, अब 30 साल बाद जब अपनी रिटायरमेंट की एज पे पहुंचे होते, वो 10,000 रुपए आपके कितने रुपए हो गए होते? आपके 7 गुना, मतलब 70,000. अगर इस 10,000 को आप 10 लाख कर दे तो समझिए कितने पैसे आप 30 साल बाद बना लेते. तो ये सारा का सारा है, ये क्या है? कंपाउंडिंग की पावर की बात कर रहे हैं. दोस्तों देखिए, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आज आपके जेब में कैश है, ठीक है. कई लोग होते हैं जो कहते हैं यार हम डेट अपने सर पे नहीं रखते, हम कैश में चीजें खरीदते हैं, पर कैश का भी समझिए, उस कैश को अगर आप इन्वेस्ट कर देते तो उस इन्वेस्टमेंट से आप कितना रिटर्न कमा सकते हैं, रेदर देन आप डेट उठा लेंगे. डेट उठाने के बाद क्या होगा, आपकी जो है आपको डेट ऑब्लिगेशंस फॉलो करनी पड़ेगी और काफी डिसिप्लिन चलना पड़ेगा. जनरली मैं एक बात बता दूं, अगर आपने 12 महीने 15 महीने की EMIs बना रखी होंगी, अमेज़न से कहीं से भी आप परचेज करते हैं या बजाज फाइनेंस कहीं से भी आप परचेज करते हैं, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, आप कुछ अपनी इंस्टॉलमेंट्स हमेशा अपने बैंक अकाउंट में रखें. आप उसको एक तरीके से कह सकते हैं कि आपने इमरजेंसी फंड में डाल रखी है कि अगर कल को कुछ नौकरी चली जाए, खुदा ना करे कुछ दिक्कत हो जाए, तो आपके पास वो डेट ऑब्लिगेशंस पे करने के लिए पैसा जरूर होना चाहिए. ऐसा नहीं कि मुझे पैसा चाहिए, मैंने उठा लिया और देने के लिए मेरे पास एक पीछे बैक में कोई कह सकते हैं आपके पास कोई फंडिंग नहीं है कि कल को मुसीबत पड़ी तो फिर आपका सिविल स्कोर भी खराब हो सकता है, काफी दिक्कतों में भी आप फंस सकते हैं. तो ये काफी हद तक डेट के जो है कुछ नुकसान है, बट डेट को अगर आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं तो उससे बढ़िया भी कोई चीज नहीं है. मैं आपको बताऊंगा कि छोटी चीजों में, बड़ी चीजों में कैश से परचेज करें या डेट से फाइनेंस से परचेज करें, ये हम आगे सीखेंगे. चलिए आगे मूव करते हैं. अब जिस कॉन्सेप्ट की मैं जब से बात कर रहा था, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्पेंडिंग कैश, आइए उसको हम समझते हैं ये क्या चीज है. सपोज एग्जांपल, मैं एक वॉशिंग मशीन खरीदना चाहता था तो 10,000 रुपए की थी, ठीक है. और अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे जो अब तक हम समझ रहे हैं, कैश से खरीद लूं, क्रेडिट रूट, किस रूट से मैं खरीद सकता हूं ये मुझे सोचना था. पर अभी 10,000 की पावर को हम समझेंगे कि अगर वो 10,000 मैं कैश लगा देता, मैं 10,000 रुपए वॉशिंग मशीन, क्योंकि अगर मैं खरीद लेता, मुझे आज जरूरत है, मान लीजिए वॉशिंग मशीन एक ऐसी चीज है जरूरत की, हर हफ्ते अगर आपको वॉशिंग करनी है क्लोथ्स की, और तो आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो आपको इंस्टेंट चाहिए होगी. तो अगर मान लीजिए आपके पास कैश नहीं है तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट के रूट से बैंक से रूट उठाएंगे, EMIs बनाएंगे, उसको खरीदेंगे, क्योंकि वो ऐसी चीज है जो जरूरत की आपको चाहिए होगी. तो यहाँ पे बता रहे अगर मेरे पास कैश होता और उस कैश को लगा देता तो उस कैश के वो बाद में कॉन्सिक्वेंस बता रहे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के तरीके से रूट करके बता रहे कि कितना पैसा आप गवा देते.
तो अगर मैं कैश लगा लेता, इफ द सेम कैश अमाउंट हैज बीन डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मान के चलते वो बैंक मैंने डिपॉजिट करा होता और मैं मरी हालत में ले रहा हूं कि 2% का आपको ब्याज आता। देखिए 2% का ब्याज, 2 से ज्यादा ही आता है, फिर भी मैं 2% का ब्याज यहाँ लेके चल रहा हूँ 10,000 रुपए के अमाउंट के ऊपर, कि अगर मैंने 10,000 रुपए नई अपने कैश निकाले होते और बैंक में डाले होते और वहां पे मंथली कंपाउंडिंग हो रही होती। ठीक है, देखिए मैंने इंटरेस्ट रेट जरूर कर लिया है कम, बट मैंने मंथली कंपाउंडिंग चक्रवृद्धि लगा रहा हूं हर महीने के महीने। ठीक है, तो देन इन दैट केस वो बंदा जो है जिसने डिपॉजिट करे होते, मैंने डिपॉजिट करे होते, तो मैं साल के 202 रुपए 10,000 रुपए पे कमा लेता। बड़ा छोटा फिगर लग रहा है, पर आगे अगर 10 सालों में देखे तो 2,212 रुपए, और उसी हिसाब से 30 सालों में देखे तो 8,212 रुपए। तो कहने का मतलब 10,000 रुपए लगाए हुए करीबन 8200 रुपए में 30 सालों में और ऊपर कमा लेता, सिर्फ ब्याज के मैं पैसे कह रहा हूं आपको दोस्तों, वो भी 2% के ऊपर। तो देखिए कैश की पावर को समझिए, अगर ठीक तरीके से आपने अपने कैश को मैनेज नहीं करा, और कैश को आपने, कई लोग होते हैं ना गाड़ी खरीदनी है, चल कैश में खरीद लूंगा डेट कौन रखे, तो आपको समझना पड़ेगा कि बड़ी चीजों में क्या चीज करनी चाहिए, छोटी चीजों में क्या, कैसे कैश देना चाहिए, फाइनेंस करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट चीजें हैं जो आपके पैसे को कई गुना बना सकती हैं, या आपके पैसे को, आपके डेट के ऑब्लिगेशंस को बहुत बढ़ा भी सकती हैं। तो आइए मूव करते हैं आगे। अभी डिफरेंट सिचुएशन एनालिसिस की हम बात करेंगे, जहां अलग अलग सिचुएशंस पे मैं बात करूंगा कि एक कंज्यूमर के, एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझने की कोशिश करें कि अर्जेंसी सिचुएशन, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है, कई बार ऐसा हो जाता है कोई ऐसी चीज जो होती है जो हमें बहुत जरूरत की होती है, जहां क्या करते हैं हम इतना सोच विचार नहीं कर पाते और हमें चाहिए होती है। जैसे मैंने वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लिया कि मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए, तो मैं इतना नहीं सोचूंगा कि यार कि टीवी चाहिए, आजकल टीवी बहुत जरूरी है, फोन चाहिए, तो मैं इतना सोचूंगा नहीं, अर्जेंसी की चीज है। ठीक है, मैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को सेट असाइड कर दूंगा एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, बट मेरी अर्जेंसी है। तो उस पॉइंट पे क्या होता है, कई बार बंदा सोचता है कि मेरे पास कैश नहीं है तो फाइनेंस कर लेता है, छोटी चीज को भी वो फाइनेंस कर लेता है, कैश अवॉइड करता है, या फिर बड़ी से बड़ी चीज को भी कैश में ले लेता है। तो एक ऐसा पॉइंट आता है सिचुएशन एनालिसिस जब बंदे की अर्जेंसी पड़ती है, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने की जरूरत होती है, पर ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाता, क्योंकि हर पर्सन टू पर्सन डिमांड जो है वो डिफरेंट जाती है। अगला पॉइंट आता है सेल अपॉर्चुनिटी। अब सेल अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि मान लीजिए कई जगहों पे अलग अलग सेल्स लगती हैं। ठीक है, अब कई जगह 50% डिस्काउंट, 100% डिस्काउंट, बला 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 परसेंट के डिस्काउंट मिलने लग जाते हैं, और आपको लगता है कि वो चीज अगर मैं 2 महीने बाद पहले लेता तो मुझे महंगी पड़ती, आज सही रेट पे मिल रही है, तो वहां पे भी क्या करते हो आप, उसको कैश में भी खरीद लेते हो, कहते हैं कोई बात नहीं सेल पे मिल रही है, क्रेडिट छोड़, या फिर क्रेडिट में। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां बंदा अपने माइंड को जो है लगाना इतना पसंद नहीं करता, सिचुएशन का अपॉर्चुनिस्ट होने की कोशिश करता है कि मैं चीजों को लूं। बट इसके पीछे भी समझने वाली बात यह है कि अगर आप सेल पे कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए कोई चीज 1,000 रुपए की थी और आज आपको 800 रुपए की मिल रहा है, आपको 200 रुपए का मुनाफा और आपने कैश दे दिया, पर आपको समझने की ये जरूरत है कि 200 रुपए आज आपने बचाए हैं, क्या उन 1,000 रुपए को या XYZ जो भी अमाउंट आपने था उस पे आप सेविंग से उतना कमा सकते थे? तो बहुत सारी चीजें जो माइन्यूटली सोचने की जरूरत है, बट यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशनल पे हम बात कर रहे हैं जहां सिचुएशन पे ये फंडामेंटल जो वीक पड़ जाते हैं। अब वैल्यू एप्रिसिएशन की बात आ गई, प्रॉपर्टी खरीदने से रिलेटेड, कि जहां आपको लगता है कि यार आज कोई बात नहीं, मैं अपना पैसा डाल भी दूं, मैं एक लैंड खरीद लूं, कुछ खरीद लूं, मुझे पता है गोइंग फॉरवर्ड 5-10 साल बाद ये करोड़ों की चीज हो जाएगी या मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगी। तो वहां पे भी इंसान जो होता है ऐसी सिचुएशंस में जो होता है वो इतने इन प्रिंसिपल्स को ना अप्लाई करके अपनी ही जजमेंट्स पे काम करता है। देन लो इंटरेस्ट रेट्स, लो इंटरेस्ट रेट पे भी आपको ध्यान देने वाली बात ये आती है कि जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक अच्छी सिचुएशन होती है वहां पे इंसान बोरो करके चीजों को खरीदे, क्योंकि ऑलरेडी ब्याज की दरें बहुत कम होती हैं। एंड देन चार्ज इट एंड पे इट ऑफ ऑप्शन जो होता है जनरली क्रेडिट कार्ड्स में होता है, जहां आप देखते हैं कि कई लोग क्रेडिट कार्ड को बहुत अच्छे से यूज करते हैं, पर मेजोरिटी ऑफ पीपल जो फंस जाते हैं क्रेडिट कार्ड के चक्रों में और क्रेडिट कार्ड को एक बेकार से इंस्ट्रूमेंट समझते हैं। बट क्रेडिट कार्ड बेकार नहीं है। अगर आप सोचिए, अगर आप 45 दिन के अंदर, जो भी आपका 30-45 दिन की टाइम लिमिट है, अगर उसमें आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, आप डिसिप्लिन अपने डेट को लेके, तो काफी हद तक आप उस चीज को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये आती है, इंसान क्रेडिट कार्ड दे देता है, पर जब पेमेंट की बात आती है तो काफी हद तक जो है हम उस पर इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, हम चीजों पे ध्यान नहीं देते और फिर हमारी डेट ऑब्लिगेशन बढ़ जाती है और उसकी ब्याज दरें बहुत डिफॉल्ट की बहुत हाई हैं। तो अगर हमने 500 रुपए भी देना है तो उसमें 500 की पेनल्टी हम खा जाते हैं। बट यहाँ पे अच्छी बात यह है कि अगर आप टाइमली पेमेंट करते हो तो वो आपको क्या देखता है, आपने देखा होगा आपके क्रेडिट कार्ड पे अगर आप टाइमली पेमेंट करते हो तो आपको टिकट भी दे देता है, आपको पेट्रोल पे भी डिस्काउंट दे देता है, आपको कैशबैक भी आ जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जहां आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं अगर, तो आप टाइमली अगर डिसिप्लिन वे में करते हैं तो वहां पे भी आप अच्छा अपना पैसा निवेश करके बोरो करके बेसिकली क्रेडिट के थ्रू आप उस पैसे को
जो अपने बना सकते हैं, और बढ़िया तरीके से वो आपका जो पैसा बचा है वो भी आपका जो आपको कैशबैक आ रहा है या जो भी टिकट्स मिल रहे हैं वो भी आपके लिए काफी हद तक आपकी मनी तो सेव कर रहा है। तो अगर आप बढ़िया डिसिप्लिन तरीके से कर सकते हैं तो आपके उस रूट में भी मैं कहूंगा कि क्रेडिट ऑप्शन बहुत बेस्ट है। लास्ट में एक चीज समझने वाली ये है, जो बॉटम लाइन है, कि अगर आप परचेज करने जाते हैं किसी छोटे आइटम को, तो मैं तो कह रहा हूं सबसे पहले अवॉइड करना आपको कैश। देखिए बड़े आइटम में तो कैश बिल्कुल अवॉइड करिए, ठीक है, कोशिश करिए फाइनेंस के रूट के थ्रू आप करिए, बट छोटे आइटम में कैश कर सकते हैं और फाइनेंस भी कर सकते हैं, बट अवॉइड करा जाए कैश को, क्योंकि कैश को अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां पे अच्छी रिटर्न आ रही है तो काफी हद तक आपके लिए बेटर रहेगा कि आप उस चीज को, कैश को ना यूटिलाइज करें, फाइनेंस करें। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं अगर मान लेते हैं 1 लाख रुपए कहीं लगाता हूं और मुझे वहां पे 5-6% ब्याज आ रहा है, मेरा पैसा लिक्विड में लगा है जो काफी हद तक सेव होता है, ठीक है, कम मेच्योरिटी के पेपर्स होते हैं तो सेव होता है, तो वहां से 5-6% मुझे ब्याज आ रहा है। अब मेरे को 1 लाख रुपए की और जरूरत थी, मैं बैंक के पास गया, उन्होंने मुझसे बोला पर्सनल लोन मेरे को चाहिए था, तो 12 सपोज कर लेते 15% उन्होंने मुझसे ब्याज दिया। तो मैंने सोचा कि अगर मैं अपना 1 लाख रुपए वहां लगा दूं उस चीज पे, तो मैं अपना कितना बचा लूंगा, 5% और 15% पकड़ते हैं तो 10% मैं अपना बचा लूंगा, है ना, 10% में अपना बचा लूंगा, क्योंकि वहां 15% या 5%। तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करती है कि आपको कैसे वहां पे डिसीजन लेना है, आप कैसे उस चीज को मैनेज कर सकते हैं, और किस तरीके से आप कैश और क्रेडिट के बीच की जो है बाउंड्री को समझ सकते हैं कि छोटी चीजों में अगर कैश चलता है ठीक है, बड़ी चीजों के लिए मुझे गाड़ी खरीदनी, मुझे घर खरीदना है, सीधा आप कैश में उन चीजों के ट्रांजेक्शन्स को नहीं सोच सकते। काफी टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और काफी इन पॉइंट से भी कि आप उसकी इन्वेस्टमेंट को ना सोच के आप कैश को ऐसे ही लगाए जा रहे हैं, क्योंकि फाइनेंस जो है बड़ी बड़ी आपने इंडस्ट्रीज बड़े बड़े पैसे वाले देखे होंगे, वो हर चीज पैसा होने के बावजूद भी फाइनेंस करते हैं, बट वो फाइनेंशियली बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक आम नागरिक उतना फाइनेंशियली डिसिप्लिन नहीं हो पाता, क्योंकि उसके आए दिन हर मंथ पे कोई नई नई चक्कर पड़ जाते हैं, जिस वजह से उसकी जो है डेट की ऑब्लिगेशंस में दिक्कत आ जाती है। बट अगर आप डेट के ऑब्लिगेशंस में डिसिप्लिन रहेंगे, टाइमली अपनी पेमेंट्स करेंगे, तो मेरे हिसाब से जो परचेज का फाइनेंस रूट है वो बहुत बढ़िया रूट है, और ये आपका काफी पैसा बचा सकता है, क्योंकि जो आपके पास कैश है वो आप कंटीजेंसी के लिए रख सकते हैं, इमरजेंसी के लिए रख सकते हो, और उसको बाजार में निवेश करके भी आप अच्छे से अपने पैसे को और मैनेज कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो चीज थी ये मैंने आज आपको बताई कि क्या आर्ट है बेसिकली परचेज करने की, जिसपे मेरा मेन फोकस ये है कि फाइनेंस और क्रेडिट का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ज्यादा फार बेटर है एज कम्पेयर टू कैश एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ परचेज। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और यहाँ दिसंबर तक काफी वीडियोस आने वाली हैं, अलग अलग पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैं बनाने वाला हूँ, तो आप तक वो सारी चीजें पहुंचे, उम्मीद करते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।